हाय, 22 अगस्त के टारगेट्स ट्रैक कर रहे हैं एंड द डेट इज़ 22 अगस्त और 131 डेज आर लेफ्ट। सब्जेक्ट GS2 चल रहा है हमारा। तो पॉलिटी के लिए मैंने आज आर्टिकल 21 पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। द एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, ये ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बाकी थोड़े बहुत इश्यूज पड़े थे, राइट टू प्रिवेसी और फिर यूथनेशिया वगैरह। और इंटरेस्टिंगली कल पेपर में यूथनेशिया पूछा गया है GS2 में, इन मीन्स। तो GS2 में कल यूथनेशिया पे क्वेश्चन आया है, फ्री विल पे। तो उसमें वही था, कॉमन कॉज केस डाल के आना था 2018 वाला। और IR का रिवीजन किया था। और इंटरेस्टिंगली IR से भी नेबर्स में से आई थिंक इंडिया चाइना पूछा गया है। एंड इंडिया चाइना में, हाँ, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए कैसे स्ट्रैटेजिकली उसको काउंटर करना है। तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि उसमें मतलब CPEC वगैरह के बारे में लिखो कि पाकिस्तान के थ्रू पास कर रहा है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के वो जो पॉलिसी है उनकी, और नेबरहुड फर्स्ट भी उसी में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके, इंटरलिंक करके उसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी IR में ब्रिक्स के बारे में पूछा था। एंड हाँ, इंडियन ओशियन के बारे में, हाँ, क्वाड के साथ कैसे लिंक करोगे अपने सागर के विजन को, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये वाले 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे IR में। और जो GS1 और GS2 का जो अभी तक पेपर है, अ, वो तो यही कह रहा है कि मतलब 2025 से तो ईजी था पेपर। थोड़ा ठीक था, टफ था, बट 2025 से ईजी था। बस अगर प्रीलिम्स इस बार का थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं आता ना, तो आई होप कि मैं ये मेंस देता और थोड़ा बेटर कर पाता। बट कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया। विल फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर तो प्री करना ही करना है। और उन बच्चों के लिए भी जो प्री, जिनका प्री निकल रहा है ना, देर इज़ नो वे यू कैन ब्लंडर इन मेंस। आपको मेंस निकालना ही पड़ेगा। अगर आपका प्री निकल रहा है तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हो, फिर कोई उसमें कसर नहीं छोड़नी। बाकी वन थिंग, आई मस्ट इम्प्रूव टुमारो, स्लीप शेड्यूल इज़ रियली मेस्ड अप। मैं पिछले 5 दिन में लाइक क्यूमुलेटिवली 11-12 घंटे सोया हूँ, 3-4 घंटे मैंने एवरेज सो रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द है, मूड स्विंग्स वगैरह हैं। तो उस चीज़ को सही करना पड़ेगा। बट और एफर्मेशन ये है कि आई विल स्टे कंसिस्टेंट एंड विल कंप्लीट ऑल द 7 पेपर्स बाय दिसंबर। एनी हाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो ये आज का स्टडी टाइम था 6 hours 54 minutes। इसमें 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर लो, क्योंकि मैंने एक लेक्चर के टाइम पे मैं ट्रैक करना, वो चालू करना भूल गया था टाइमर को। सो जितना भी हो जाता है अराउंड 8 hours के आसपास हो गया होगा। हाँ, और नेक्स्ट मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ना, ये जो कल पेपर हुआ है GS1 का, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एस्पिरेंट। क्योंकि टीचर्स वगैरह तो आपको बताते ही रहेंगे, उन लोग के पास मॉडल आंसर वगैरह सब रहते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि कैसे GS1 में क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब जो लोग भी स्टैटिक आर एस शर्मा भी पढ़ के जा रहे हैं ना, वो भी इसको आंसर करके आएंगे। द थिंग इज कि आपको इसके बारे में तो पता होगा, आप सारे इंस्क्रिप्शंस जानते होंगे, पिलर इंस्क्रिप्शंस, और अपने मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, और शाहबाज गिर इंस्क्रिप्शंस जो अपने अफगानिस्तान में होते थे, खरोस्ती स्क्रिप्ट होती थी, उसमें सबको ये पता होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट और ये सब बातें, पिलर इंस्क्रिप्शंस। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एनालाइज है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एनालाइज अगर वो करवा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर मैसेजेस क्या दिए थे, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको जाना चाहिए। तो ऐसे करके मैं कॉलेज मिनट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब इट इज़ वेरी फेमस, इसको ऐसा बोलते थे, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मतलब फादर वादर तो क्या ही बोलो, बट ठीक है। मैकॉले जो है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है तो मैकॉले का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो ये भी, पर्सनली स्पीकिंग, अभी मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं कर रखा है, तो इसके अंदर मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स भूल गया, बट ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC। और मतलब कि मास मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी, कैसे मास को मोबिलाइज करते थे, मास मोबिलाइजेशन कैसे था। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लीशे क्वेश्चन है। दिस वॉज अ वेरी टफ क्वेश्चन, फूजीवारा इफेक्ट। आई हैड नो आइडिया। मैंने जैसे ही देखा मुझे नहीं पता था क्या होता है फूजीवारा इफेक्ट। बट हाँ, वहाँ पे ना छोड़ के नहीं आ सकते, चाहे उसको लास्ट में लिखो चाहे कुछ लिखो। तो अगर मैं, मेरे को एज एन एस्पिरेंट इसमें कुछ आंसर लिखना होता,
explain its impacts and movement on the movement and intensity of tropical cyclones. तो मुझे इतना पता है कि ये कुछ फूजीवारा इफेक्ट जो होता है ना, दिस इज इन रेफरेंस टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और कुछ नेगेटिव ही होगा। मैं सही बताऊं, मैंने अभी भी सर्च नहीं किया है ये क्या होता है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं क्या लिख के आता अगर, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं पता था। तो इसमें कुछ ना कुछ करके यार एक या दो नंबर भी ले लोगे ना आप, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का दो तीन डायग्राम बना के कुछ भी करके एक दो या तीन नंबर भी ले लिए तो दैट इज मैक्सिमम, तीन भी ज़्यादा ही हो जाएंगे, एक दो भी ठीक है। बिकॉज बहुत मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को नहीं आते होगा, ऑप्शनल वाले लोगों को आ सकता है, बाकी वो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा, जिन्होंने डाउन टू अर्थ वगैरह पढ़ी है वो तो फिर अलग ही लोग हैं, बट ठीक है। टुंड्रा रीजन्स आर इकोलॉजिकल, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं टुंड्रा रीजन्स के बारे में, इकोलॉजिकली तो फ्रेजाइल है बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट करता है और चीज़ों को, बाद में ये भी इजी क्वेश्चन था। डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेस इन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ना डायरेक्ट नहीं मेंशन किया, एओलियन लिख दिया। जो हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं, लैंड फॉर्म्स में जो विंड लैंड फॉर्म्स होते हैं जो विंड से बनते हैं, दैट इज नथिंग बट एओलियन लैंड फॉर्म्स। तो अपना यारडांग्स, ज्यूजेंग्स और जितने भी इस टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं बस उनके बारे में समझाना था, डिजर्टिफाई कैसे करते हैं और लैंड डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, इनका रोल क्या होता है। तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, अगर मतलब ज्योग्राफी स्टार्टिंग अच्छे से कवर कर रखा है ना, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आप कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो, कुछ नहीं पता, लिख के तो आ सकते हो। बस ये है कि थोड़ा अपना स्ट्रक्चर पे काम कर लोगे ना, स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, क्योंकि डिस्कस पूछा है, उसका रोल कैसा है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादातर दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं। बाकी देखो, वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। Examine this statement with giving examples. This is directly from the syllabus pointer. Distribution of key natural resources including South Asia. अब वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं, अब मान लो मेजर मेजर डिस्प्यूट्स क्या चल रहे हैं, इंडस रिवर का डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के पास में डैम्स कंस्ट्रक्ट करने ही कर रहा है। तो वाटर रिसोर्सेज जो ज़्यादातर हमारे हिमालयाज हैं, जो इस रीजन के इस साउथ एशियन रीजन के लाइक, और चाइना को मिला के 2 बिलियन पीपल के ऑलमोस्ट को, मतलब दे प्रोवाइड वाटर। तो बाकी यही बताना है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसा है और वो कैसा है, तो इसको भी किया जा सकता था इजीली। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा, अभी यहाँ पे बैठ के बोलना आसान है, बट हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लिखना वहाँ पड़ता है 3 घंटे में, वही इशू रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सोसाइटी का एवरग्रीन टॉपिक, रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। दो टॉपिक्स को मर्ज किया हुआ है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है ना, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे लगा फिजिकल डिसेबिलिटी है, बट डिसेबिलिटी जो है सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, इसमें सारी टाइप्स की डिसेबिलिटी आ जाएंगी, नॉट ओनली फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये मेरे ख्याल से ये करंट अफेयर्स में कवर्ड था, इस पर एक बार ही देखना पड़ेगा। बाकी डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट्स सोशल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये तो पूरा GS3 इंक्लूसिव ग्रोथ है, अगर बोला जाए तो पूरा GS3 इंक्लूसिव ग्रोथ इसमें लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स घुसा दो इसमें, बाकी इसमें जैम ट्रिनिटी घुसा सकते हो, और जैम ट्रिनिटी लिख दो, और इसमें ई संजीवनी टेली मेडिसिन लिख दो, और डिजिटल लिटरेसी, जनधन अकाउंट्स, और यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सोशल एम्पावरमेंट ही तो है ना। बस उसको पूरा इकोनॉमिक्स में मत लेके जाना, थोड़ा सोशल एंगल में उस पर लिख सकते हैं इस चीज़ में हम लोग। विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जाम्प्लीफाइज द अमेलगमेशन। विजयनगर इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, बार बार विजयनगर पूछते रहते हैं प्रीमियम्स दोनों में, तो विजयनगर का तो करके ही जाना है। अभी मैंने थोड़ा रिवाइज नहीं कर रखा, बाकी रिवाइज कर लूंगा तो आई थिंक ये मैं लिख के आ सकता हूँ। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो, कि आंध्र प्रदेश कैसे फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछे हैं काफ़ी, दो ही पूछे हैं, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से, और एक तो बहुत ज़्यादा ये आ गया 13th ही है। The model of planned economy was adopted in India to address the regional imbalances left behind colonial rule.
ये सब प्लान्ड इकोनॉमी वगैरह। वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सिलेबस है वो है कंसोलिडेशन और जो कंसोलिडेशन वगैरह के बारे में है, बट इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी पता नहीं क्यों पूछ लिया, थोड़ा इंटरलिंकेज कर लिया। बाकी जिसने वो GS3 पढ़ा है, हेरोडोमर मॉडल वगैरह वगैरह, वो कर सकता है इसको सॉल्व। हाँ ये वाला देखो, सुदर्शन सर से जिसने पढ़ा है, या फिर मतलब जनरली जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है थोड़ी, ये लू, चिनॉक, फोन, ये सब क्या विंड्स होती हैं ये विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन ऑफ प्रेवलेंस। और भी जैसे बहुत सारी। एक बार मेरे ख्याल से प्री में एक बार क्वेश्चन आया था अराउंड, एक विंड था, क्या नाम था उसका, दैट फ्लोज इन लाइक मोरक्को वाले रीजन, मेडिटेरेनियन वाले रीजन में। मैं उसका नाम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, बहुत ही फेमस था वो विंड। बट हाँ, मिस्ट्रल, बोरा, ये सब वो सब विंड्स के नाम याद कर लेना। हाँ लिवेंट, याद आ गया मेरे को, लिवेंट, लिवेंटर रीजन में फ्लो करता है। तो ये सब विंड्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग सब। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनालाइज द रोल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये भी थोड़ा सा GS3 रिलेटेड क्वेश्चन ही लग रहा है पूरा, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन। ये वाला मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मतलब हाँ लिख मैं सकता हूँ इसमें, बाकी कि अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ कैसे आ रहा है, बिकॉज ज़्यादातर डिमांड इधर ऐसे करके थोड़ा बहुत जेनरिक बना सकता हूँ। करंट अफेयर्स से पूछा गया था क्वेश्चन बेसिकली, इसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी और क्या क्वेश्चन है, सॉरी, मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंजेस। ठीक है, मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस। अच्छा, वही है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कैसे चेंज कर रहे हैं उसको, और उसी के जोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसको एनालाइज करना है। ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी देखना है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन इंडिया सोसाइटी पे से इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटर रिलीजन मैरिजेस, इंटर कास्ट मैरिजेस जो हैं इंडिया में, दे आर इंक्रीजिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इंटर रिलीजियस मैरिजेस उनको उस पेस को कीप अप नहीं कर पा रही 2024 में। और 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या इन दोनों में ऐसा लिंक नहीं बन सकता, कास्ट क्यों डिसअपियर हो रही है? क्योंकि मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें हम लोग क्लास बेस्ड इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा यू नो ऐसा फ्लैशी कल्चर बन चुका है। इट डज नॉट केयर कि आपकी कास्ट क्या है, क्योंकि लोग ज़्यादा मिलते हैं नहीं एक दूसरे से, दे लिव इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, आइसोलेटेड रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंटर जिसमें लिख सकते हो। बाकी माइग्रेट जो लोग करते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं, दे लिव इन गेटोज, तो कास्ट होती है। तो इसमें दो पॉइंट बनेंगे ना, इज कास्ट, तो इसमें बनेगा एक यस वाला, एक नो वाला, तो उसका एक स्ट्रक्चर बना के पॉइंटर्स लिख सकते हो। इसमें एक जीवन साथी वाली रिपोर्ट थी, उसका था कि 91% से 54% पे ड्रॉप हो गया है इंटरकास्ट मैरिजेस, मतलब जो कास्ट रिलेटेड मैरिजेस के सर्चेज होते थे जीवन साथी पे। बाकी डेटा वही है, यूपीएससी ना बहुत रिपीट करता है अपने थीम्स को, तो पीवाईक्यूज तो मतलब बाइबल है। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, 65% of population is below 35 years of age right now। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तो वही है कि पॉपुलेशन चेंज के और इन सब चीज़ों के कैसे आप लोग चैलेंजेस क्या हैं उनको क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हो, उसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होंगे। और 28 क्वेश्चन ये था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हर साल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कभी पूछते हैं विमेन पे, कभी पूछते हैं ओल्ड एज पे, कभी पूछते हैं, इस बार पूछा इंडियन यूथ पे, सीधे भी प्रोटेस्ट चल रहे होंगे उस रिलेशन में, विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्पीयर्स। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो सीधा सीधा सिलेबस पॉइंटर दे रखा है। तो ओवरऑल द पेपर वॉज मॉडरेटली टफ। बाकी 2025 वाले से ईजी था, लेस देन 2025। GS2 भी और GS1 भी, GS2 भी था, GS2 भी मैंने डाला नहीं है, बट ठीक है GS1 थोड़ा सा था। बाकी अगर मेरे को अभी फिलहाल अगर मैं मेंस दे रहा होता इस साल, तो आई थिंक मैं करंट अफेयर्स पढ़ के मैं डुएबल था ये वाला पेपर मेरे लिए पर्सनली। बट क्योंकि प्री नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, तो अब एक साल वेट करना पड़ेगा, जितना भी मेंस के लिए प्रिपेयर किया था पहले
उसके लिए अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई नहीं, हैपन्स। चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं वीकली टारगेट्स थोड़े से ट्रैक करूँ, क्योंकि डेली डेली टारगेट ट्रैकिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कम अचीव कर पा रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी थोड़ी मेरी डाउन जा रही है उसमें। तो देखते हैं।